नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 एनसीईआरटी का तीसरा लेसन बंधुत्व जाति वर्ग आरंभिक समाज, दूसरा भाग, तीसरे भाग की रीढ़ की हड्डी 101% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। इस पार्ट को आप लास्ट तक ध्यान से आप जरूर देखें, साथ साथ में याद करवाने की भी मैं कोशिश करता हूँ। तीसरा आपका पार्ट है, दूसरा भाग है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमने पहले भाग में या पहले पार्ट में पहले वीडियो में पढ़ ली। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। ये टाइम है वो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का है। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है, हम समाज के बारे में पढ़ रहे थे, परिवार हमने देखा था, वर्ण व्यवस्था हमने देखी थी, फिर वो सुवर्ण के हमने कार्य देखे थे, महाभारत के बारे में हमने जाना था। अब देखो, मनुस्मृति के अनुसार विवाह के प्रकार, जो विधि ग्रंथ है हमारा मनुस्मृति, उसके अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं, तो आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार, बिल्कुल। कौन कौन से? ब्रह्म, देव, प्रजापति, आर्ष, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। तो कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह और आपके असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। देखो, ब्रह्म, देव, प्रजापति, आर्ष है ना, फिर असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। यहाँ आर्ष आएगा 4 नंबर पर, प्रजापति 2 बार टाइप हो गया। तो सबसे उच्च कोटि के थे वो 4, ऊपर वाले 4 प्रकार के थे। उनमें सबसे उच्च कोटि का ब्रह्म विवाह था, जो आज के आधुनिक टाइम में जैसे लड़के के लिए लड़की है वो माँ बाप देखते हैं, वैसे ही लड़की के लिए लड़का माँ बाप रिश्तेदार देखते हैं। उसके बाद में शादी तय करते हैं, अरेंज मैरिज जिसे बोलते हो आप। वो क्या था? ब्रह्म विवाह में आता था। सबसे उत्तम प्रकार का ये विवाह था। पिशाच विवाह सबसे निम्न कोटि का विवाह था। तो इसमें क्या होता था? सोई हुई कन्या के साथ में संभोग करके जो विवाह रचाया जाता था धोखे से, वो क्या था? पिशाच विवाह माना जाता था। आधुनिक प्रेम विवाह, ये देखो, इसे राक्षस विवाह, उठा ले जाना, ये राक्षस विवाह। तो इस प्रकार से आपको ये 8 विवाह आपको याद रखने हैं। अब पहले 4 प्रकार के विवाह को उत्तम माना जाता था, वह अंतिम 4 प्रकार को निम्न माना जाता था। वेद की अगर हम बात करें तो वेद कितने हैं? बिल्कुल 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन कौन से? उसके बाद आप देखें उपनिषद। उपनिषदों में आर्यों के लिए दार्शनिक विचार हैं, इनकी संख्या 108 है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी? 108 है। फिर संस्कृत महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से? एक रामायण है, एक महाभारत है। फिर महाभारत का युद्ध की अगर हम बात करें तो महाभारत में कौरव व पांडवों के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ये युद्ध 18 दिन तक ऑलमोस्ट चला था। ये दोनों कुरु वंश के थे, जिनका कुरु जनपद पर अधिकार था। महाभारत काल में मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? देखो, जितना सिलेबस में उतना ही टच कर रहे हैं हम, फालतू की कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। जितना बताया जा रहा है उतना भी अगर याद कर लेते हो तो फालतू है, कम नहीं है। महाभारत काल में मनोरंजन के साधन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे? तो शिकार करना, मछली पकड़ना, नृत्य करना, संगीत सीखना, कुश्ती करना, घोड़ों की दौड़ आदि। महाभारत के उपनाम की अगर हम बात करें तो आपको देखो श्लोकों पर नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि महाभारत का उपनाम पहले देखो जय संहिता, भारत और महाभारत इसको कहते थे। अलग अलग प्रकार से अलग अलग श्लोकों में इसको डिजाइन किया गया है। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और महाभारत को 18 खंडों में बांटा गया है। महत्वपूर्ण उस समय विवाह कौन कौन से थे? यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का, इसे ध्यान से आप देखें। अनुलोम विवाह क्या होता है? उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ में जो विवाह करता था, ऊंची जाति का लड़का नीची जाति की लड़की के साथ में विवाह करता था, उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह में ठीक इसका उल्टा हो जाता था कि उच्च वर्ण की लड़की होती थी और निम्न वर्ण का लड़का होता था, उसके साथ में जो विवाह होता था उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। बहुपत्नी विवाह की अगर हम बात करें तो एक पुरुष के अनेक पत्नियां होती थी, उसे बहुपत्नी विवाह, बहुपति इसका उल्टा हो जाता था, एक स्त्री के अनेक पति होते थे। अंतर विवाह की अगर हम बात करें तो अपने गोत्र अपनी जाति में विवाह करना, अपने गोत्र अपने जाति में विवाह करना, यह अंतर विवाह था। बहिर्विवाह मतलब अपने गोत्र और जाति के बाहर विवाह करना, ये बहिर्विवाह हो गया।
महाभारत कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो महाभारत कालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी इसे आपको ध्यान से देखना है। महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था थी, जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। वर्ण व्यवस्था थी, समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें ब्राह्मण उच्च कोटि का तथा शूद्र निम्न कोटि का होता था। इस युग में पुत्री की बजाय पुत्र का अधिक महत्व था। इस युग में अनेक प्रकार के विवाह का प्रचलन था। कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। इस युग में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। उस समय देखो परिवार भी पितृवंशीय और मातृवंशीय होते थे। पितृवंशीय वो जिसमें पिता प्रधान होता था या दादाजी प्रधान होते थे या बड़ा भाई प्रधान होता था। तो इस प्रकार पुरुष की जहाँ प्रधानता होती थी, पुरुष के नाम से बच्चे जाने जाते थे, वो पितृवंशीय परिवार था। मातृवंशीय में जैसे कि माता के नाम से जाना जाता था। किसी किसी लेडीज़ का यूँ नाम आप मानोगे नाम है दापली। अब कोई परिवार गांव में एक आधा परिवार ऐसा होता है जो उसके बच्चे हैं उस लेडीज़ के नाम से जाने जाते हैं, उसके पिता का नाम नहीं लेते, उस लेडीज़ का नाम लेते हैं। जैसे कोई भी लड़का जा रहा है, देखो रहियो दापली को छोरो जावे, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि वो माता के नाम से उसको जाना जाता है। उसमें दादी, माँ, बड़ी बहन, इनके परिवार में चलन होता है, इनके चलती है। तो ये मातृवंशीय परिवार होते हैं। अब देखो आर्थिक स्थिति उस समय कैसी थी? तो इस युग में ध्यान से देखें, लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। यहाँ गेहूँ, जौ, चावल, चना, दाल, तिल आदि की खेती की जाती थी। कृषि कार्य के लिए लोहे का फाल लगाकर लकड़ी का हल काम में लिया जाता था। सिंचाई की व्यवस्था राजा करता था। इस युग में वाणिज्य तथा व्यापार भी उन्नत अवस्था में था और जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार किया जाता था। धार्मिक स्थिति उस समय कैसी थी? तो इस युग में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, लक्ष्मी आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। विष्णु के अवतार यहाँ यज्ञों का महत्व भी था। भगवत गीता इस युग का उत्कृष्ट धर्म ग्रंथ है। गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी मार्गों को स्वीकार किया गया है। अब देखो राजनीतिक स्थिति उस समय की कैसी थी कि राजा का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। राजा को अग्नि, सूर्य, यम, कुबेर आदि विभिन्न रूपों में माना जाता था। राजा का पद वंशानुगत था, परंतु बड़े पुत्र का न होना या उसके शारीरिक दोष होने पर छोटे को भी बनाया जाता था। देखो बड़े पुत्र के अगर कोई शारीरिक दोष होता था तो उसके स्थान पर छोटे पुत्र को भी बना दिया जाता था। राजा के अन्य पदाधिकारियों में युवराज, सेनापति, द्वारपाल, दुर्गपाल आदि प्रमुख थे। सेना के 4 प्रमुख अंग थे। कौन कौन से थे? पैदल सेना थी, अश्वारोही मतलब घोड़ों के साथ में थी, गजारोही हाथियों के साथ में थी, रथारोही रथों पर सेना थी। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। क्यों किया? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना क्यों कर दिया, तो आप क्या लिखोगे कि जब एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपना शिष्य बनाने को कहा तो गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिष्य मानने से मना कर दिया, क्योंकि अस्त्र शिक्षा सीखने का अधिकार केवल और केवल क्षत्रियों के पास था और एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, वह निषाद जाति का था, शूद्र था। अतः गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा समाज के नियमों के विरुद्ध मानते थे, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। श्रीमद् भागवत गीता की अगर हम इसमें बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता में समाज के लिए उपदेश व नियमों का संकलन है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने भाई बंधुओं पर हथियार चलाने से मना कर देते हैं तो साथी के रूप में कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर मानकर अर्जुन कौरवों पर हथियार चलाते हैं और अंत में पांडव विजयी होते हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इतिहासकार किस साहित्य ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं? देखो इतिहासकार अगर किसी साहित्य ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं तो किन पहलुओं पर विचार करते हैं, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों? इतिहासकार इस ग्रंथ का विश्लेषण करते समय सर्वप्रथम उस ग्रंथ की भाषा पर विचार करते हैं, कौन सी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद में इतिहासकार लेखन के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये इस ग्रंथ का लेखक कौन है,
ग्रंथ का विश्लेषण करते समय श्रोताओं की अभिरुचि का भी ध्यान रखा जाता है। ग्रंथ के रचना काल पर भी विचार किया जाता है। इतिहासकार ये देखते हैं कि इस ग्रंथ को कब लिखा गया, इसे लिखने में कितना समय लगा, ये सारी चीज़ें वो ध्यान रखते हैं। द्रौपदी के विवाह के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के मत कौन कौन से हैं, तो देखो कई इतिहासकारों के कई मत हैं। तो आप देखो कि द्रौपदी से पांडवों के विवाह की उपकथा का चुनौतीपूर्ण होना, चुनौतीपूर्ण ही है। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। ये बहुपति विवाह का उदाहरण है क्योंकि उसके 5 पति थे। द्रौपदी से पांडवों के विवाह के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के निम्नलिखित मत प्रकट किए गए हैं। तो पहला आप देखें कि हिमालय क्षेत्र में यह प्रथा मौजूद थी उस समय, तो इसे देखते हुए बहुपति विवाह किए जाते थे। संकट काल में बहुपति विवाह हुए होंगे। शायद बहुपति विवाह की प्रथा कवि की कल्पना भी हो सकती है। इस प्रकार से यह आपको लिखना होगा कि द्रौपदी के विवाह के बारे में विचार। फिर यहाँ देखें हस्तिनापुर, वो जिसे कुरुक्षेत्र माना जाता था, पांडवों का वहाँ शासन था। तो बीबी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर के उत्खनन कार्य, अब बीबी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर के उत्खनन कार्य किस प्रकार से क्या होते हैं आप देखें। सन 1951-52 में महाभारत में वर्णित कुरु की राजधानी हस्तिनापुर की सदृशता की खोज में किसने, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर गांव में बीबी लाल ने उत्खनन का कार्य शुरू करवाया। किसने करवाया, बीबी लाल ने। खुदाई के दौरान यहाँ आबादी के 5 स्तर मिले, जिनमें से दूसरा व तीसरा स्तर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 5 स्तर टोटल मिले, दूसरा तीसरा महत्वपूर्ण है। कैसे, दूसरे स्तर के बारे में बीबी लाल कहते हैं कि हमारे जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन किया गया वहाँ से ग्रह योजना के कोई भी सारा नहीं मिले हैं कि ग्रह योजना किस प्रकार की थी। लेकिन मिट्टी की बनी दीवारें व कच्ची ईंटें मिली हैं जिससे छतें सरकंड से बनी होती हैं, उस पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता है। दूसरे में यह कहा कि मकानों के बारे में ये जानकारी मिली है। तीसरे स्तर के बारे में बेबी लाल कहते हैं कि तीसरे स्तर की खुदाई के दौरान यहाँ कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों के मकान मिले हैं। गंदे पानी के निकास के लिए नालियाँ का उपयोग किया जाता है। मतलब नॉर्मल सी बात है, 2-3 लाइन आपको लिख देना है। आपको छोटा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि बीबी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर के उत्खनन कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें मिले हैं, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, नालियाँ, ये चीज़ें आपको लिखनी है। बीबी लाल इसके खुदाई करवाता है, 2-3-4 चरणों में करवाता है। ये कहाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर गाँव में है। तो इस प्रकार से इसको लिखना है। दूसरे पार्ट में मोटी मोटी चीज़ है सारी आ गई। तीसरा लेसन हमारा कंप्लीट है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखोगे पूरे हिस्ट्री अदर सब्जेक्ट भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। हमारा एक जो नया चैनल है कला की पाठशाला, उससे पर भी कक्षा 12 का मटेरियल, वहाँ जाकर भी आप ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।